आज की वीडियो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से यानी कि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आप HBSC हरियाणा बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या CBSE बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कौन सा जो क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स का देखने का या 6 मार्क्स का, सॉरी 5 मार्क्स का ही आता है, अब 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पेपर में भी आप चेक कर सकते हैं, हर साल जो है इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और ये जो वीडियो है ये क्विक रिवीजन के लिए है, मतलब आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपने पढ़ रखा है सिलेबस को तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि एक कम टाइम में यानी कि 10 to 15 मिनट्स में आप चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे पूरा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैट्रिक्स कंटिन्यूड देखने जा रहे हैं हम। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के सभी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इससे पहले की वीडियो अब अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले कोफैक्टर कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो कोफैक्टर हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पहले कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेने हैं और फिर उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर और ट्रांसपोज हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, उसके कोफैक्टर कैलकुलेट करके उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप कई बार बन जाते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, इस पर तो क्वेश्चन काफी बार आया है, मतलब ये एज इट इज पूछी जाती है कई बार। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए। मतलब यहाँ जो है ना उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जैसे ए बी लिखा था तो बी ए हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। अगर यहाँ होता ए बी सी तो हो जाता है एडजॉइंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब पीछे से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे आप। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें फिर इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें, या एडजॉइंट कैलकुलेट करके फिर ट्रांसपोज कर दें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट होता है भाई, आपका मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर में है तो आई भी आपकी 2x2 ऑर्डर में होगी, यानी कि I2 होगी। और I2 क्या होती है, 1 0 0 1। ठीक है, ऐसे 3x3 में अगर ए आपकी 3x3 में है तो आई ये भी 3x3 में होगी। और 3x3 में क्या होती है, ये होती है आपकी 1 0 0 0 1 0, यहाँ 1 आएगा बीच में। ठीक है, और 0 0 1 ये I3 हो जाती है। ठीक है, तो जो भी है गिवन मैट्रिक्स उस पर इसका ऑर्डर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स। देखिए मैट्रिक्स का यूज कैसे होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में। जैसे मैं आपको बोल दूं भाई इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और मोड ए की वैल्यू मैं आपको गिवन दे देता हूं 2। ठीक है, साथ ही एन जो है वो ऑर्डर होता है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मैं आपको गिवन दे देता हूं कि भाई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बोल देता हूं। ठीक है, तो उस केस में आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तभी आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ ए रेज टू पावर n-1। और एन यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मोड ए की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, एन हमारा 3 है तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 रेज टू पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ऐसे ही तुम्हें एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। तो उस केस में आपको ए मैट्रिक्स गिवन मिलेगी, मोड ऑफ ए आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट होगा, आपका मोड ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए के। सेम ऐसे ही एडजॉइंट, इसी का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है तो मोड ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन प्रॉपर्टियों पर क्वेश्चन या तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टियां पूछ ली जाती है या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हमें जानना है इस चैप्टर में सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई, कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में देख चुके हैं। तो भाई डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाता है 0, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस टाइप की मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होगी, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं आती है
कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है या कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो उस केस में आपका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई इन्वर्स जो है वो किस टाइप की मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स की बात आई तो भाई इन्वर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है आपका 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले उसके कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और कोफैक्टर का हम क्या कर देंगे भाई, ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट्स आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि भाई 2x2 में कैसे डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट होता है और 3x3 में 3 कैसे। ठीक है, अब इस पर बेस बन गई, ये फॉर्मूले पर बेस भी आपके है ना क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है। ए मैट्रिक्स गिवन दे करके उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में भी इसके पहले वही आ गए, सेम एडजॉइंट के अकॉर्डिंग आ गया कि ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। ए बी का होल पावर कितनी है, -1, यानी कि इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ऐसे ए बी सी का भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ऑर्डर उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ए इंटू आई, मतलब ए इंटू ए इनवर्स। देखिए किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब मैट्रिक्स का 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स का 1। मैट्रिक्स का 1 क्या होता है, आई होता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई ए रेज टू पावर एन हम करते हैं, मतलब ए स्क्वायर निकालते हैं या ए क्यूब निकालते हैं, एन की वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकती है, और फिर उसका इन्वर्स करें, या फिर हम पहले इन्वर्स करके उतनी बार उसकी पावर कैलकुलेट कर लें। मतलब एन की वैल्यू यहाँ 2 है तो स्क्वायर कैलकुलेट कर देंगे, इसका 3 है तो 3, मतलब एन जो है वो आपको डिफाइन होगा उस केस में। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि भाई किसी भी ए मैट्रिक्स का हम इन्वर्स करके फिर ट्रांसपोज करके इन्वर्स कैलकुलेट करें या इन्वर्स करके फिर ट्रांसपोज करें, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। अब इस पर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है आपका कि भाई आपको मोड ए की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, मोड ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन मिलेगी और आपसे इसके इन्वर्स की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो उस केस में आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इस वाली का यूज कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको या तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा या फिर इसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, मैट्रिक्स आपको गिवन होगी। ठीक है, अब देखते हैं मेन यहाँ पर है भाई, यहाँ से आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पक्का बनेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। आप पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आया हुआ मिलेगा। किस पर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर, यूनिक सॉल्यूशन पर क्वेश्चन, मैट्रिक्स मेथड लिखा मिलेगा आपको, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, 99% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 1% जो है वो आपको अभी बताते हैं कि कैसे होगा। तो उसके लिए हमें पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को समझना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन को समझने से पहले हमें यहाँ पर पहले मैट्रिक्स को लिखना समझना होगा। तो देखिए ये क्या चीज़ होती है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करना हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इक्वेशन जो है वो आपकी किस टाइप की होगी, नॉन होमोजीनियस होगी। अब कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है ये कैसे पता लगेगा, तो इसमें जो इक्वेशन है वो इस वाली फॉर्म में होगी, यानी कि ये जो कॉन्स्टेंट है ना ये आपके नॉन जीरो होंगे। कॉन्स्टेंट कैसे होंगे, नॉन जीरो। एटलीस्ट 1 जो कॉन्स्टेंट है वो तो जरूर नॉन जीरो होगा, मतलब सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। अगर सारे जीरो हो जाते हैं तो इक्वेशन कैसी होगी, होमोजीनियस होगी। अब कांस्टेंट नॉन जीरो है तो इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहां से मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स मेथड समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स किससे लिखनी होती है भाई, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। तो पहली इक्वेशन से आपकी पहली रो बन जाएगी, यहाँ पर एक्स के साथ a1 है, वाई के साथ b1 है, जेड के साथ c1 है, तो इससे फर्स्ट रो। यहाँ पर a2 b2 c2 है तो उससे सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो। ऐसे हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो और थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो बन जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स किससे बनेगी, ये जो कॉन्स्टेंट है इनसे, और ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। कॉलम मतलब ऐसे कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम, वेरिएबल से। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स वाई जेड। और ये भी कैसी मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो भाई ये ए जो है ये आपकी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या तो 2x2 ऑर्डर में या 3x3 ऑर्डर में। ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगी, ये भी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब इस पर बेस हम सिस्टम समझते हैं, यानी कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स मेथड कैसे अप्लाई होता है वो समझने जा रहे हैं हम। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स मेथड।
देखिए ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो मैंने अभी आपको ए मैट्रिक्स लिखनी बताई थी, सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे भाई। तो दो बातें होगी, या तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा जीरो, या फिर उसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो आता है तो अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की सिंगल सिंगल वैल्यू होगी, एक एक वैल्यू होगी, ठीक है। वन नहीं बोल रहा हूं मैं, एक एक वैल्यू होगी, ठीक है। और इक्वेशन जो है, जिस टाइप की इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इक्वेशन आपको गिवन होगी कि भाई इक्वेशन जो है वो किस टाइप की है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखिएगा, जब जब सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो कंसिस्टेंट होगी, और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन है, तो वहां पर क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो 99% इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल ये सिस्टम आपको समझना है, बाकी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन की जब भी बात आए, भाई यूनिक सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये आपका रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप पीछे जो पढ़ चुके हैं एक्स मैट्रिक्स वो लिखेंगे, और जो ए मैट्रिक्स थी इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई। ए इन्वर्स क्या होता है, ये होता है आपका 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को, ये जो रिजल्ट है इसको क्लियर करना है आपको, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये बहुत जरूरी है इसके लिए। तो सबसे पहले भाई एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर आपको आने चाहिए, कोफैक्टर निकाल करके उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे सोल्व करेंगे, ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकाल लेना है, और ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर, और बी मैट्रिक्स जो हमने कॉन्स्टेंट से बनाई थी कॉलम मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब फिर इन दोनों के रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, और आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो 99% तो ये वाला, 1% इधर का भी क्वेश्चन बन सकता है, इधर का 1% चांस है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, जीरो आ जाती है। जीरो आ जाती है तो आपको पता है मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज। और जो वो बी मैट्रिक्स थी हमारी, जो हमने कॉन्स्टेंट से बनाई थी, उससे हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दो ही बातें होगी, या तो उनका प्रोडक्ट जीरो होगा या उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या तो जीरो मैट्रिक्स होगी, या दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी। तो अगर जीरो मैट्रिक्स होती है तो उसमें ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, अनंत सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना, सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को कैसा बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करेंगे आगे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आप क्या करेंगे, लास्ट वेरिएबल को के लेट कर लेंगे। अब लास्ट वेरिएबल क्यों मैंने लिखा, क्योंकि अगर इक्वेशन आपकी एक्स वाई में है तो वाई को आप के ले लेंगे, और इक्वेशन एक्स वाई जेड में है तो जेड को आप के लेट कर लेंगे, और जेड को के लेट करने के बाद आपके पास दो ही वेरिएबल बचेंगे, एक्स और वाई। तो कोई भी दो इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड जो 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, एलिमिनेट करके वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप फर्दर मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये वाला सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर डिटर्मिनेंट्स आपका जीरो नहीं आएगा, और ये फर्दर मेथड अप्लाई हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन वाला। अगर इस वाले केस में बात आती है कि भाई आपका जो एडजॉइंट ए इंटू बी है उसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, नॉन जीरो आ जाती है, मतलब जीरो नहीं आती है, तो उसमें केस में नो सॉल्यूशन होगा, और इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। और इस टाइप की जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो सोल्व करेंगे नहीं हम, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो बच जाती है वो हमारे पास आ जाती है होमोजीनियस इक्वेशन। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही था, यूनिक सॉल्यूशन वाला। उसके बाद बचता है इसमें होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होती है, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है, इस फॉर्म में होती है, ठीक है। सेम इसी टाइप की आपको तीन इक्वेशन गिवन मिलेगी, इसमें कॉन्स्टेंट जो होंगे आपके जीरो होंगे, और इसमें मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे, सेम वैसे ही, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो, और थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो। एक्स आपकी हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगी, और बी यहाँ पर क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। अब इसका भी एक अपना सिस्टम है, तो वो सिस्टम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे पहले आप मोड ए कैलकुलेट करेंगे, मोड ए आपका नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा तो आपने पढ़ा था रिजल्ट एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो इसमें बी आपका क्या हो गया, जीरो। अब जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो भाई एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो हो गई तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट्स ए आपका नॉन जीरो है तो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो, और जेड इक्वल्स टू जीरो। सॉल्यूशन यही आएगा हमेशा अगर डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो है तो।
और डिटर्मिनेंट्स आपका अगर जीरो आ जाता है तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए जेड को आप क्या लेट कर लेंगे, के लेट कर लेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक इसमें और बच जाता है, वो क्या है भाई, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग गिवन रिलेशन। कई बार क्या होता है, एक रिलेशन देकर के, इस टाइप का रिलेशन देकर के आपसे क्या पूछ लिया जाता है, इनवर्स पूछ लिया जाता है। अगर ये रिलेशन आपको गिवन नहीं हो तो आप कोफैक्टर कैलकुलेट करके, मतलब ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कोफैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर रिलेशन आपको गिवन है ना तो उस केस में कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये सबसे पहले तो इस रिलेशन को आपको वेरीफाई करना होता है। ए मैट्रिक्स ये आपको गिवन है, ठीक है, इस रिलेशन में आपको ए स्क्वायर दिख रहा है भाई, तो हम पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ए स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर ए की वैल्यू जो गिवन है और आई हमें हमेशा पता होता है, ये 2x2 में है तो आई भी आपकी 2x2 में होगी, यानी कि 1 0 0 1 ये होगी। ठीक है, अगर ये आपकी गिवन मैट्रिक्स 3x3 में होती तो इसको भी हम 3x3 में यूज करते हैं, और 3x3 में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाली आपकी I3 होती है। ठीक है, इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिलेशन में और इसको वेरीफाई करेंगे। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है ना, हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। अगर आपसे वेरीफाई कराया जाता है तो यहाँ पर जीरो है तो एक जीरो मैट्रिक्स ही इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो आप सोल्व कर लेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को अंदर और ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद इस रिलेशन का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये रिलेशन आपने वेरीफाई कर लिया, अब इसी का यूज करके आपको इनवर्स निकालना है। अब देखो भाई, इसमें इनवर्स तो है नहीं, तो हम इनवर्स से ए इनवर्स से क्या कर देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स से हमने सभी को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ तो जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ है ए का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब एक ए इनवर्स के साथ मैच होगा तो मैंने पीछे आपको बताया था ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का 1। ठीक है, तो ये आपका एक ए स्क्वायर में से एक ए तो वो बचा हुआ था, और ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, आई बन गया, वो आई यहाँ पर आ गया। ऐसे यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स क्या बन गया, आई। अब ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ही आ जाता है, ऐसे ही किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स ही आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आई इंटू ए होगा, आई इंटू ए इनवर्स होगा, इसीलिए यहाँ पर ए इनवर्स आ गया इससे। ठीक है, और यहाँ ये क्या बन गया आपका आई। अब ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही आई आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको पूरा सोल्व करने के बाद ये रिलेशन आ गया। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 5 इंटू आई को आप 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। तो आप ए इंटू आई को ए लिखेंगे, लेकिन कोई कांस्टेंट साथ में है तो वो एच डी उसके साथ रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, वरना ये एक नंबर ही बन जाएगा। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है, तो 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया। ए इनवर्स के लिए हमने एक रिजल्ट निकाल लिया है, बस इसमें 1/14 आपका एच डी रहेगा। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो कई बार इस टाइप का रिलेशन दे करके भी आपसे इनवर्स पूछा जाता है। इसी के साथ इस चैप्टर की सभी बातें हमने डिस्कस कर ली। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बस आपको एक काम करना है, अगर पक्का करना है तो एक यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करके देखें, 3x3 ऑर्डर में यूनिक सॉल्यूशन यानी कि मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इतना जरूर करें और एक ये वाला क्वेश्चन अप्लाई करके देखें, बस चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही दोस्तों से शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।